खास कार्यक्रम है जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा। नमस्कार, एमपीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिल विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं संभाग का नंबर 1 शो चाय पे चर्चा। अलग अलग शख्सियत के साथ हम मुलाकात करते रहते हैं। आइए कुछ खाने पीने की बातें करते हैं। हर बार जब हम खाने पीने की बातें करते हैं तो हमारे घर में यह अमूमन ये होता है कि हमारी माँ कुछ बना रही, हमारी बहन कुछ बना रही, या कभी कभी हम भी कुछ बना लेते हैं। और धीरे से हम कभी मन होता है तो चलो होटल हो आते हैं। कुछ होटल गए, वहाँ कुछ लोगों ने बनाया, उनको हम लोग शेफ़ कहते हैं। कभी आपने सुना है कि एक 15-20 साल का लड़का और फिर धीरे धीरे 20-21 साल का लड़का आपको शेफ़ कर रहा है और आपको खाना सर्व कर रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है। वो भी हमारे लिए नहीं, बड़े बड़े स्टार्स के लिए खाना बना रहा है। ताजमहल होटल में खाना बना रहा है और वो खाना बनाते हैं हमारे छोटे से भाई जयदीप सिंह बग्गा। बहुत बहुत स्वागत है जयदीप जी आपका। थैंक यू सो मच। पहले तो आपने मुझे इस मंच पे आके लोगों से जुड़ने का मौका दिया, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैमरे पर आने से आप डर रहे थे इसलिए हमने आपको ये हो रहा था कि कैमरे में फ़ोटो नहीं खिंचाता, आपने कहा तो एक बार यहाँ पर आ गए। और हालांकि जयदीप सिंह बग्गा वैसे किसी नाम के मोहताज नहीं है, वैसे किसी फेम के मोहताज नहीं है, पर हाँ मेरे ख्याल से आपको किसी ने आपको ऐसे काम करते हुए चैनल पे बहुत जो लोग शेफ़ होते हैं ना वो अंदर खाना बनाते हैं जी जी और फिर बाहर सर्व करते हैं जी। ये अनुभव कैसा रहता है कि हम पीछे से खाना बना रहे हैं पर हमको कोई देख नहीं रहा है? वहाँ पे तो बहुत रिलैक्सिंग है, लेकिन जब डिश आती है तो उस चीज़ का अपने आप सामने बैठे लोगों को पता चल जाता है कि इस अंदर कौन बना रहा है और क्या चल रहा है काम। अच्छा, जब आप डिश बना रहे होते हैं अंदर तो आपके मन में चल रहा होता है कि मैं ये बना रहा हूँ, हाँ इसमें ये गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, क्योंकि वो जो जैसे कि नमक तेज हो गया, ये हो गया। मैं तो साधारण सी बात कर रहा हूँ, आप तो बड़े लेवल में काम करते हैं। नहीं, वो धीरे धीरे मुझे लगता है समय के साथ साथ चीज़ें इतनी हो जाती हैं कि आपको अंदाजा होता है कि आप कितना डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कौन सा चीज़ बना रहे हैं। हाँ। और जब उनके पास तक जैसे नहीं एक एग्जामिनेशन है हमारे पास, हमने एक काम किया और भाई आप टेस्ट करो, और फिर वहाँ से टेस्ट के बाद फिर वो शेफ़ को बुलाया जाता है। ऐसा कभी हुआ? एग्ज़ामिनेशन की जहाँ तक बातें हैं कि लोग उस चीज़ को एग्ज़ामिन करें, सो मेरे पूरे जब तक मेरा ये कोर्स चल रहा था या उसके बाद भी जब मैंने मास्टर्स के अप्लाई किया तो एग्ज़ामिनेशन अपने आप में ही एक बहुत बड़ा टास्क है पास करना। क्योंकि सबसे पहली बात हमारे इंडिया में यूजुअली एक है कि आप बनाइए, आप सर्व करिए, और लोग अक्सर उसको पसंद कर लेते हैं क्योंकि ये जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ पेस्ट्रीज या ब्रेड वो इंडिया में बहुत कम अवेलेबल है। तो मेरे लिए डिफ़िकल्ट इसलिए था क्योंकि जो जिनको मैं सर्व कर रहा हूँ वो यूजुअली यूरोप के थे, बाहर के लोग, और हमने इंडिया में वो फ्लेवर्स को कभी कई चीज़ों को टेस्ट नहीं किया है। अब मैं बना रहा हूँ उनके हिसाब से चीज़ें और वही आके उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो एक डर तो रहता है। हाँ बिल्कुल, लेकिन वक्त के साथ साथ वो भी बहुत सफलता आपने हासिल की है और भगवान करे आप इसी तरह पढ़ते रहे। मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानता हूँ कि आप 4th क्लास तक तो यहीं पढ़े जी। फिर उसके बाद आप कटनी चले गए, कटनी के बाद आपने पुणे का रुख किया जी। तो वहाँ पर आप मास्टर डिग्री किया, आपने ग्रेजुएशन किया। उस समय तक जब ये जो पढ़ाई का लेवल था उस समय तक आपके द्वारा आपके अंदर कहीं ये बात आई कि मुझे शेफ़ बनना है? उस समय तक एक इंटरेस्ट था। उस समय तक मुझे ये था कि मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मुझे इसमें रुचि है, मुझे सीखना है। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ मैंने 1-2 होटल में जाके सीखना शुरू किया। थोड़ा थोड़ा काम करते करते उनसे अलग अलग चीज़ें सीखी। जैसे मुझे किसी शेफ़ का कुछ पसंद आया तो मैंने उससे कुछ सीखा, दूसरे होटल में गया दूसरी जगह से कुछ पसंद आया तो कुछ सीखा। लेकिन तब तक वो सिर्फ एक इंटरेस्ट था और ये काम करते करते पैशन नहीं था। तब तक मुझे ये काम करते करते समझ आया कि ये भी एक मेरा करियर हो सकता है, या इसमें भी मेरा एक ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है जिसको मैं अपना लाइफ टाइम चूज़ करके मैं ज़िंदगी भर काम जहाँ तक आप मैं जानता हूँ आपके परिवार में पंजाब डेयरी और ये सब मतलब मिठाइयों का काम होता है, ये फूडिंग का काम होता है कुल मिला के कहा जाए, तो आपके मन में ये नहीं आया कि अच्छा है चलो यहीं पर इन्हीं के साथ काम करते हैं? हर जगह का मुझे ऐसा लगता है, हर जगह का अपना एक लिमिट है। जैसे शहडोल में आज जो चीज़ें मिल रही हैं उसकी एक लिमिट है फ़िलहाल में, बड़े शहरों में एक अलग लिमिट है। अब हम विदेश जाएंगे उसकी एक अलग रीच है। तो मुझे हमेशा ऐसे ये था कि कुछ नई चीज़ों को सीखो, कुछ नया प्राप्त करो और फिर वापस अपने शहर आओ और उस चीज़ को बड़ा करो या रिलॉन्च करो। कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे हर माँ बाप चाहता है कि पहले तो आप अपने फैमिली के बारे में बताएं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है, किस किस तरह से?
जॉइंट फैमिली है मेरी, हम लोग 9 लोग हैं जी। दादी हैं, दादाजी तो अब नहीं रहे, मैं उनके साथ जी, सिर्फ जी। 3 साल की उम्र तक ही था। जी। पापा हैं, चाचा हैं, बहनें हैं, और पापा चाचा का यहीं पे काम है, पंजाब डेयरी स्वीट्स, और मम्मी और चाची एक होम मेकर हैं। सो बहुत सी चीज़ें मैंने अपने इस बिज़नेस पूरे उसमें करियर में बहुत सी चीज़ें अपनी दादी से भी सीखी हैं। अच्छा। क्योंकि वो फूड को लेके बुजुर्ग लोग बहुत ज़्यादा अपने मसालों को लेके, अपनी चीज़ों को लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं। तो जब वो कुछ चीज़ें बना रही होती है तो हमको उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी जी। तो कभी जैसे हर पेरेंट्स की एक इच्छा होती है कि हम जो है अपने बेटे को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, तो आपके पेरेंट्स ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं किया या? नहीं नहीं, मेरे पेरेंट्स ने या मेरी पूरी फैमिली ने इस चीज़ को लेके कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं किया। कभी आपने बताया होगा कि मुझे ये करना है, तो उनका क्या रिएक्शन था? वो बहुत खुश थे बल्कि कि मैं कुछ नए उस स्ट्रीम में जा रहा हूँ या कुछ नया सीख के आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है। आपकी बहन भी शायद कुछ गाने वगैरह गाती जी, है। उसने भी सारेगामा इंस्टीट्यूट से म्यूज़िक का कोर्स किया है। अच्छा। और अभी वो म्यूज़िक की फील्ड में ही अपना करियर आगे। बहुत अच्छी बात है। क्या होता है कि हम जब हम बड़े होते हैं 10वीं या 12वीं के बाद, तो हमारे दिमाग में बस वो 2-3 फील्ड नज़र आती है, जबकि भारत में ही बहुत सारी फील्ड है ऐसी। आप जैसी शेफ बने हैं, इस तरह से नया फील्ड है। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने इसके लिए कोर्स कौन सा किया? क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में मैंने अपना समय आधा एज तक का निकाल लिया था पूरा, तो मुझे ये था कि मुझे जल्दी से जल्दी कुछ बहुत बेहतर सीखना है। तो मैंने एकेडमी ऑफ पेस्ट्री से एडवांस डिप्लोमा किया, और फिर सिटी एंड गिल्ड्स लंदन यूनिवर्सिटी से मैंने लेवल 3 और लेवल 2 क्रॉस किया। लेवल 3 बेकिंग एंड पेस्ट्री में, एंड लेवल 2 एंड लेवल 3 दोनों मैनेजमेंट में, सो विच इज़ इक्वलेंट टू मास्टर्स डिग्री इन इंडिया। ये जो आपने जिस जगह से किया, वो क्या भारत के कितने मतलब और कितने इंस्टीट्यूशन है उसे? वो एक चेन है अब। वो एक मलेशियन एकेडमी है, और उनके भारत में 3 और ब्रांचेस हैं, एक गुड़गांव में, एक बेंगलोर में, और एक बॉम्बे में। जी। तो आपने बॉम्बे से किया? जी, मैंने बॉम्बे से किया। अच्छा, जब आप ये सब कोर्स कर रहे होते हैं तो वहाँ भी यही है खाना पकाना? तो हमारी नज़र में तो ये खाना पकाना और यही सब है, तो क्या अलग लगता है आपको कि जैसे आप ये कोर्स कर रहे हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, मसाले हैं, ये है, तो वही चीज़ है? जब मैं गया था शुरुआत में, तो मैं भी सीखने सिर्फ केक गया था, और मुझे बाद में वहाँ पे जाके पता चला कि मैंने 9 महीने में सिर्फ 1 हफ्ते ही केक सीखे हैं। और बाकी के 9 महीने में मेरे पास सीखने के लिए इतना कुछ था। कई बार हम आजकल शॉप में हम जाते हैं, यूजुअली हम बोलते हैं हमें पेस्ट्री खाना है, तो हमें जो पेस्ट्री दी जाती है वो एक्चुअली सिर्फ एक केक का कटा हुआ टुकड़ा है, वो पेस्ट्री नहीं है। पेस्ट्री के अलग अलग चीज़ें हैं। पेस्ट्री के नाम जैसे शू पेस्ट्री है, फिलो पेस्ट्री है, शॉर्ट क्रस्ट पेस्ट्री है, इक्लेयर्स हैं। इन चीज़ों को आज हम कोई भी नहीं जानते। हमारे लिए पेस्ट्री सिर्फ एक केक का कटा टुकड़ा है। तो ये चीज़ें भी मुझे वहाँ पे जाके पता चली। मैं सीखने तो सिर्फ पेस्ट्री और केक गया था, जो मैंने सिर्फ 1 हफ्ते ही सीखा हार्डली। अच्छा, अब ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे ये सब तो चल ही रहा था, उस समय बीच में कोविड आ गया 2 साल के लिए। कोविड का समय आपका कैसा था? कोविड सबके लिए ही थोड़ा डिफ़िकल्ट तो था ही, बट फिर भी क्योंकि मैं लास्ट कोविड के जस्ट पहले 2019 से मैंने ताजमहल पैलेस में काम शुरू किया था अपना। मैं लकी था क्योंकि मैं टाटा ग्रुप के साथ था, और टाटा के किसी भी एम्प्लॉय को कहीं नहीं निकाला गया या उनसे जॉब नहीं छीनी गई। सो कोविड के टाइम पे ताजमहल पैलेस में स्टाफ को रोका गया था, और ताजमहल टावर में डॉक्टर्स को रोका गया था जो कि कोविड पेशेंट्स के लिए काम कर रहे थे। तो हमने 1-1 महीने की शिफ्ट की, 1 महीने आधा स्टाफ काम करेगा, फिर 1 महीने आधा स्टाफ काम करेगा, और इस तरीके से हमने फर्स्ट लॉकडाउन में डॉक्टर्स को सर्व किया है कोविड के साथ। बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब कोविड में भी काम करना अपने आप में बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद हम शेड्यूल आ गए वापस, तो शेड्यूल में भी मेडिकल कॉलेज में मुझे पता चला कि एक कैंटीन की ज़रूरत है। तो अपर कलेक्टर साहब आ रहे थे, तो मैंने उनसे बात की जाके, और उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे अपना कैंटीन ओपन करिए। तो सेकंड लॉकडाउन के पहले ही हमने वहाँ पे अपना एक कैंटीन चालू कर लिया था। बहुत अच्छी चीज़ है। ये ताजमहल पैलेस की आपने बात की, तो वहाँ पर का अनुभव कैसा था आपका? क्योंकि वो तो मतलब मेरे ख्याल से वहाँ कोई ऐसे सामान्य व्यक्ति तो आते नहीं हैं, और अगर सामान्य आते हैं तो वो भी खास हो जाते हैं। ताजमहल पैलेस की जर्नी जो थी, या जो भी मेरा जितना थोड़ा समय था, वो बहुत ही अलग और बहुत ही एक यादगार समय रहेगा ज़िंदगी भर के लिए। मैंने वहाँ पे कई ऐसी चीज़ें सीखी हैं जो मुझे लगता है कि हम आम जिंदगी में नहीं सीख पाते हैं।
यानी ये शेफ से अलग हट के बात। शेफ से अलग हट के भी, और शेफ के साथ मतलब किसी भी करियर में अगर हम चले जाएं तो कुछ एक लाइफ लेसन्स होते हैं हाँ, जो आप चीज़ों लोगों से सीखते हैं। जैसे हम एक लंच करते हैं स्टाफ कैफे में बैठ के, तो मैंने देखा कि सर रतन टाटा एक दिन सडनली मैंने देखा कि मेरे जस्ट पीछे वाले टेबल में लंच कर रहे हैं। ऐसा 4 बार हुआ और 5 बार हुआ बल्कि, कि मेरे आसपास ही हैं वो, और उसमें से जिसमें से एक बार ये था कि मैं आके बैठा हूँ और सर सामने ही आके बैठ गए। तो मेरे लिए ये था कि हम यूजुअली देखते हैं जब खाना खाने जाते हैं या कहीं जाते हैं कि यार अलग से अच्छा टेबल हो, अच्छा साफ जगह हो, लेकिन मुझे वहाँ जाके ये समझ आया कि इतना बड़ा व्यक्ति भी हमारे साथ बैठ के बगल में बैठ या उसके लिए इक्वालिटी जो एक चीज़ जिसको हम बोलते हैं वो चीज़ समझ आई। क्वालिटी की बात करें, सर्विस की बात करें, तो मुझे लगता है कि जितना इम्पोर्टेंट उनके लिए उनका एम्प्लॉयज़ हैं उतना इम्पोर्टेंट उनके लिए शायद उनके कस्टमर भी नहीं हो। ऐसा क्यों लगा आपको कि एम्प्लॉयज़ इम्पोर्टेंट हैं? कोई ऐसी घटना आपके पास? हाँ जी, मैं अपना ही आपको बताता हूँ। 23 दिसंबर को मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ था 2019 में, और मुझे किसी ने ये नहीं बोला कि आप काम करो क्योंकि नया साल आ रहा है आगे और क्रिसमस था। सबसे पहली चीज़ उन्होंने मुझे ये पूछी कि हम आपको घर कैसे पहुंचा सकते हैं। उन्होंने मुझे प्लास्टर के लिए मेरे को एक व्यक्ति मेरे को लेके हॉस्पिटल गए, उन्होंने मेरे पैर में प्लास्टर करवाया और फिर मुझे फ्लाइट में बैठा के घर रायपुर तक छोड़ा और रायपुर से गाड़ी करा के दी घर तक छोड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई भी कंपनी आपके लिए या कोई भी इतना नहीं करती है। बहुत बड़ी बात होती है ये सब काम होते हैं। आपने जो बेकरी पेस्ट्री इस पर काम किया, ऐसा ये दोनों ही क्यों चुना आपने? और आइसक्रीम पर भी आपने काम किया है, ये दोनों खाने में तो इतने सारे आइटम हैं, ये 2 चीज़ बेकरी और पेस्ट्री ही क्यों पसंद है? मुझे एक ऑलराउंडर का बनना था शुरू से कि एक ऑलराउंडर शेफ़ बनना है, लेकिन क्योंकि मैंने छोटे छोटे होटल्स में काम किया जब, तो मुझे बहुत सारा इंडियन का एक अंदाज़ा था कि इंडियन में ऐसे बनेगा। मैंने एक रचना करके होटल था, मैंने वहाँ पे एक चाइनीज़ शेफ़ के साथ काम किया, तो मुझे ये अंदाज़ा था कि यार यहाँ से मुझे चाइनीज़ आइटम्स ऐसे बनते हैं, मुझे ऐसा बनना है। एक गोल्डन ड्रैगन करके रेस्टोरेंट है, वहाँ से मैंने चाइनीज़ सीखा लोगों से। तो अब मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ एक्चुअल जो कुजीन से उनके आइडिया हो चुका है, बट पेस्ट्री और बेकरी एक ऐसा है जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। तब मुझे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाके इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए या और चीज़ें सीखनी चाहिए। तो वहाँ से एक पेस्ट्री एक NBA बास्केटबॉल चैंपियनशिप हुआ था, उसमें आपने भी शेफ़ का काम किया था। वो जो जैसे ऐसे चैंपियनशिप होते हैं और भी ऐसे आपने काम किए, उस समय पर शेफ़ का काम क्या होता है? न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्लेयर के लिए। अगर उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो वो अच्छे से खेल नहीं पाएंगे, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। जब भी कोई प्लेयर किसी भी नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा होता है तो यूजुअली हमें ऑलरेडी पता होता है कि हमें इतना न्यूट्रिशन या इतना प्रोटीन जाना चाहिए, इतना कार्ब। वहाँ से लिस्ट आती है कुछ कि आपके पास कुछ पैसे अपने से? इंटरनेशनल प्लेयर्स के लिए लिस्ट आती है यूजुअली कि इनको हमको ये देना है, क्योंकि हर प्लेयर अपनी हर बॉडी के हिसाब से अलग डाइट में रहता है। तो हमें पता चलता है कि इस प्लेयर के लिए हमको इतने न्यूट्रिशन का ये बनाना है या इस प्लेयर के लिए हमको इस न्यूट्रिशन में ये प्रोडक्ट बनाना है। बहुत बड़ी बात है। तो उस न्यूट्रिशन की वैल्यू आप अपने से डिसाइड करते हैं या कुछ रहता है? वो उनके डाइटिशियन कैलकुलेट करके देते हैं हमें, और फिर हमें उस न्यूट्रिशन के हिसाब से अपने प्रोडक्ट को। काफ़ी चैलेंजिंग रोल है वैसे कहा जाए तो। हम लोग अमूमन घर में खाना खाते हैं, हाँ भाई ये भी लाओ, ये भी लाओ, ये भी लाओ। आपने अभी एक चीज़ बोली थी कि कैसे आप घर पे बनाते तो सिर्फ खाना है, और यहाँ पे तो ये वही चीज़ है कि वो दिखता बाहर से सिर्फ ये है कि सामने खाना रखा है और हमने खाना है, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी साइंस है, उसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है कि ये ऐसा क्यों या ये पर्टिकुलरली ऐसा ही क्यों। एक चीज़ याद आ रही है कि राहुल द्रविड़ को आपने एक ब्रेड भेंट किया था और उसमें आपके सिग्नेचर थे, वो वाकया क्या था? तो कहाँ का था? ये ताजमहल पैलेस बॉम्बे का था। वो डिनर करने आए थे और उन्होंने सूप के साथ एक ब्रेड ऑर्डर किया। तो यूजुअली बड़े होटल्स में ऐसा होता है कि वो आपको पर्टिकुलरली उनको शेफ्स का पता होता है कि यार इनके हाथ का हमने पहले खाया था। तो उन्होंने आया और उन्होंने ऑर्डर किया कि मुझे शेफ़ के हाथ का ये ब्रेड खाना है। तो मैंने उनके लिए एक बैट शेप में ब्रेड बनाई जिसका शेप एग्जैक्टली बैट जैसा था। और यूजुअली हम सोचते हैं कि किसी बड़े सेलिब्रिटीज़ का या स्टार्स का ऑटोग्राफ मिले, उनका ऑटोग्राफ मिले। तो मुझे ये था कि जब मैं ब्रेड बना रहा हूँ तो उसमें मेरे नाम से मैं वो करके दूंगा। तो मैंने ब्रेड के बैट के ऊपर अपना ऑटोग्राफ किया और फिर उसको बेक करके उनको सर्व किया। तो जब वो उनके सामने गया तो वो मेरा नाम था उस पर, और वो एक बहुत ही यादगार वो था। बहुत बड़ी चीज़ है। कई बार ये भी सुना है कि आप जहाँ जहाँ काम करते थे वहाँ सेलिब्रिटीज़ भी आते थे, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनसे मिलें, उनसे हाथ
मिलाएं या उनके पास बैठे, फोटो वगैरह खिंचाएं? इसके दो रीजंस हैं। एक, क्योंकि मैं पहले फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ, फिल्म और इवेंट इंडस्ट्री में। अच्छा। तो मुझे कभी शौक नहीं था कि मैं किसी भी सेलिब्रिटी के साथ जाके फ़ोटो खिंचाऊँ। और दूसरा तो आपने अभी बता दिया कि मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक नहीं है। मुझे फ़ोटो खिंचाने का शौक नहीं है। और दूसरा ये, कहीं ना कहीं जब मैं किसी भी सेलिब्रिटी को देखता हूँ और मैं उनके साथ जाके सोचता हूँ कि मैं फ़ोटो खिंचाऊँ, तो मुझे लगता है कि ये मेरे से बड़े हैं। और अगर वो उस फील्ड में बड़े हैं या लोग उनको जान रहे हैं, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं उनके साथ फ़ोटो खिंचा रहा हूँ और फिर मैं वहीं रह जाऊँगा हमेशा। बिल्कुल। मुझे ऐसा है कि कल को मैं वहाँ पे हूँ और लोग मेरे साथ आके फ़ोटो खिंचाएं, मुझे जाके किसी से फ़ोटो नहीं खिंचाना। बहुत बढ़िया। जब वो मुझे पहचानेंगे तो वो मुझे बुलाना चाहिए कि आइए हम फ़ोटो लेते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि मैं उनके पास जाऊँ और मैं बोलूँ कि सर मुझे आपके साथ फ़ोटो चाहिए। पर अनुपम खेर ने आपका एक वीडियो बनाया था, शेयर किया था। जी, वो एक एज अ गेस्ट वो आए हुए थे बैंकेट में, एंड मैं लाइव काउंटर पे था। मैं एक पैनकेक बना रहा था और मैंने पैनकेक और क्रेप्स बनाए और मैंने फ्लॉम्बे किया। तो फ्लॉम्बे एक प्रोसेस होता है जिसमें आप जो भी चीज़ पैन के ऊपर है उसमें आग लगती है। हाँ हाँ। तो मैंने 1-2 बार किया तो उनको वो बहुत पसंद आया कि मैंने एक पैनकेक है जो हवा में ऐसे उड़ रहा है, उस पर आग लगी हुई है। तो उनको वो बहुत पसंद आया, तो उन्होंने वो लाइव जाके लाइव वीडियो लिया था और वो मेरे पूरे उस प्रोसेस के बारे में बताया और मेरे बारे में थोड़ा सा उन्होंने वो किया। अच्छा लगता है जब हमारे काम को कोई ऐसा आगे बढ़ाता है, बहुत अच्छा लगता है। एक मैं देख रहा हूँ आपके हाथ में एक वो बना हुआ, दर्शकों में इसकी फोटो आपको दिखाऊंगा बाद में। इसमें लिखा है द फ्लफी शेप। जी, ये किसका नाम है और क्या है ये? शुरू जब किया था इस नाम को सोचा मैंने ऐसे अपने बॉडी से रिलेट। ये आपका नाम है? जी जी, ये मेरे नाम से लोग मुझे फ्लफी शेप। वाह। मुझे लगता है जितने भी अच्छे शेफ्स हैं, हम रणवीर ब्रार बोल रहे हैं, शेफ़ वरुण इनामदार बोल रहे हैं, शेफ़ संजीव कपूर बोल रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत जाने माने नाम है। मैंने इन सब के साथ कहीं ना कहीं मेरा कनेक्शन है या मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सब मुझे इस नाम से ज़्यादा जानना पसंद करते हैं, क्योंकि शुरू में ये सिर्फ एक जस्ट इंस्टाग्राम पेज था और बाद में जब उनको मेरा प्रोडक्ट्स पसंद आने लग गए तो मैं उनसे भी जुड़ते गया और फिर वो मुझे इसी नाम से जानने लग गए और पहचानने लग गए। दर्शकों जान लीजिए, ये है द फ्लफी शेफ। बहुत अच्छा नाम है। तो जैसे कि ऑस्ट्रेलिया से कई लोग, जब आप पढ़ रहे थे जी, ये सब का कोर्स कर रहे थे, उसमें ऑस्ट्रेलिया से या बाकी शहरों से, आपके बाकी अलग कंट्री से लोग आते थे। आप उनके लिए कई बार आपने यूरोपियन स्टाइल में खाना बनाया होगा, कुछ बनाया होगा। तो जो बाहर के देशों के लोगों का कनेक्शन है वो कैसा रहता है? जैसे कोई आया व्यक्ति यूरोप से या ऑस्ट्रेलिया से, उसके लिए आपने कुछ बनाया, तो क्या सोच के बनाते हैं? वहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो ये खाता होगा या कि हम जो बना रहे हैं वो खिलाएंगे? नहीं, कई बार डिपेंड करता है उस पर। जैसे इंडियन आर्मी का और यूएस आर्मी का एक ट्रायल प्रैक्टिस होता है, उसमें जब वो आए थे तो उनका फिक्स होता है कि हमको यूएस फूड ही चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो मसालों से, वो जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं इस चीज़ के वो हैबिचुअल नहीं है। तो हमको उनका एक लिस्ट आता है कि इनको यही बना के देना है। फॉर एग्जांपल जैसे क्रोज़ो देने हैं, सैंडविच देने हैं या एप्पल पाइज देने हैं, तो उनका लिस्ट आते हैं, उनके मेन्यू फिक्स होते हैं कि उनको यही देना है। लेकिन जब हमारे पास इंस्टीट्यूट्स में या जब एकेडमीज़ में आते थे शेफ़्स, क्योंकि हमारी जो एकेडमी वो एक मलेशियन एकेडमी है, सो हमारे पास बहुत सारे ऐसे शेफ़्स आते, कंटिन्यूस उस बेसिस पे आते रहते थे जिन्होंने वर्ल्ड लेवल चैम्पियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया या काम किया है। तो जब वो आते थे तो वो इंडियन फूड खाने ट्राई करना चाहते थे या अलग अलग क्विजीन ट्राई करना चाहते थे। तो उस समय पे हम अपना एक्चुअल जो ऑथेंटिक इंडियन फूड है जैसे मुझे याद है एक शेफ़ आए थे, शेफ़ लॉय मिंगाए, ये कूप द मॉन वर्ल्ड पेस्ट्री चैंपियनशिप होती है, ये उसके विनर हैं। सो जब ये आए तो इन्होंने बोला कि मुझे, क्योंकि उन्होंने पंजाबी बहुत ज़्यादा देखे नहीं थे, तो उनका शौक था कि उनको पगड़ी बांधनी है और उनको कुछ ऑथेंटिक पंजाबी खाना खाना है। अच्छा। तो मैंने उनके लिए दाल मखनी जो ऑथेंटिक, जिसका एक प्रोसेस है 24 घंटे पकने का, तो उस पूरे प्रोसेस के साथ हमने उनके लिए बनाया था। और फिर जब वो इंडियन कल्चर को जब पसंद करते हैं, क्योंकि तो फिर थोड़ा बहुत और तो एक अपने आप में अप्रिशिएशन मिलता है उससे। कोई ऐसा भी मन में है कि मुझे ये काम और करना है? काम तो आपने सारे कर लिए बचपन में ही। अब आप जैसे नहीं बोले कि अभी तो आप बहुत छोटे हैं, तो आप कितने बड़े होंगे? ऐसे बड़े बड़े काम कर लिए आपने। नहीं, अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। कुछ वो टीवी वगैरह में भी आपने कोई प्रोग्राम वगैरह में भी मास्टर शेफ रहे हैं, उसमें होस्ट किया आपने, जजमेंट किया, सॉरी जी। होम बेकर्स क्लब का नेस्ले द्वारा स्पॉन्सर एक कुकिंग कंपटीशन था, स्वाद के बादशाह करके। जी जी। मैंने उसके लिए जजमेंट किया है और
लकीली उसमें हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमारे पास इतनी एंट्रीज आएंगी, लेकिन 9,800 कुछ एंट्रीज हमारे पास उसमें आए थे। तो जो जजमेंट टाइम था हमारा वो भी महीने भर का था कि हमको महीने भर में चीज़ों को फिगर आउट करना है, बट वो इतने एंट्रीज आने की आ गई कि हमको लाइव एक्चुअल में हम चीज़ों को देख ही नहीं पाए। तो हमको फिर उसको 2 महीने बढ़ाना पड़ा आगे, और फिर वो धीरे धीरे पूरा प्रोसेस हमने उसमें से 12 लोगों को सिलेक्ट किया और अब उसका शूट चालू है। तो हो सकता है कि उसको कभी जैसे ये जजमेंट होता है तो आपको तो खाने की बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, मज़ेदार, ये खाना टेस्ट करना है। सपोज एक चीज़ आपने खाई, उसके बाद तुरंत आपको कहा गया कि ये भी टेस्ट करो। तो 3 कंटेस्टेंट हैं, तो स्वाद में कैसे डिफरेंस आता है? मतलब दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ वो तो ये था, ये ऐसा था, क्योंकि हम लोग खाएंगे तो हमारा सब मिक्स हो जाएगा। जैसे आपके सामने कोई भी चीज़ आती है, फूड की नहीं, आप किसी भी चीज़ को अगर आप देखेंगे बाजार में कि कुछ हो रहा है, तो आप एक जनरल सेंस लगाते हैं अपन कि यार ये ऐसा हो सकता है या ये ऐसा हो सकता है। आप जिस भी फील्ड में रहेंगे, जो भी काम करेंगे, उस चीज़ का आपको करते करते एक अंदाज़ा लग जाता है। तो ऐसे ही जब हम फूड के लिए सिर्फ हमारे सामने कोई प्लेट आती है प्रेजेंट होके, तो हमें देख के थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता है कि ये ओवर कुक है कि अंडर कुक है, ये ऐसा दिख रहा है तो ऐसा क्यों दिख रहा है, या इसको हम और बेटर कैसे कर सकते थे। और जब फिर टेस्ट करते हैं तो फ्लेवर्स के बारे में या चीज़ों के बारे में अपने आप अंदाज़ा आने लग जाता है। आपको खाने में क्या पसंद है? इंडियन अगर वो कहा जाए तो सबसे ज़्यादा अगर पसंद की बात की जाए? बीइंग अ पंजाबी, बटर चिकन एंड जीरा राइस इज द मोस्ट फेमस ऑल टाइम फेवरेट। वेरी गुड। मैंने एक बार एक खिचड़ी खाई थी, मुझे लगता है श्री सिद्धिविनायक में। अच्छा। एक पालक खिचड़ी थी, और मुझे लगता है वो मेरी बहुत फेवरेट डिश है, क्योंकि वो अक्सर मैं बॉम्बे में मैंने जितना भी समय गुजारा है, मैंने उस खिचड़ी को, जब भी वो शनिवार को यूजुअली बनती है तो मैं शनिवार को वहाँ होता था कि मुझे ये बहुत पसंद है। अभी दादी हैं आपकी, माँ हैं, उनके हाथ का क्या पसंद है? दादी तो जो बना ले वो अच्छा है, जो सामने आ जाए। मैं शेफ़ हूँ, लेकिन मेरा फूड में ऐसा कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है। यूजुअली क्योंकि मैं हमेशा बचपन से बाहर था, 6th क्लास से मैं बाहर था, तो हमेशा बाहर का खाया है मैंने। तो अब जब भी मैं घर में रहता हूँ तो मुझे ये रहता है कि जो भी घर का बना है मुझे वो खाना है या पसंद है। बट फिर भी बैंगन का भरता और बाटी एक चीज़ ऐसी है जो कभी आपको मान लीजिए अभी आप बैठे हैं और आपके पास एक फ़ोन आता है कि मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, या मैं टाटा बोल रहा हूँ, अंबानी बोल रहा हूँ, कोई भी बड़ा लीजेंड पर्सनालिटी बोल रहा हूँ, मुझे ये चाहिए, तो एक तो फ़ोन आ गया, फिर आपको बनाना है। उस समय आपकी स्थिति क्या होती है कि मतलब भय लगता है, डर लगता है, या सोचने लगते हैं, क्या मानसिक स्थिति क्या होती है? शुरुआत में थोड़ा सा था कि जब हम होटल में काम कर रहे थे कि पता नहीं कौन से गेस्ट के सामने क्या जाएगा, क्योंकि आप जैसे हमने कुछ प्रोडक्ट बनाए तो बहुत से प्रोडक्ट बहुत छोटे साइज़ में होते हैं, बाइट साइज़ में होते हैं, तो आप हर प्रोडक्ट को टेस्ट नहीं कर सकते, आप हर प्रोडक्ट को चख के नहीं बता सकते कि ये सही है कि ये नहीं है। कई बार आपने बनाया और आपने सर्व किया और आपको रिव्यू जो उसका वो फाइनल कस्टमर ही देगा। तो शुरुआत में बहुत डर लगता था जब प्रोडक्ट कस्टमर के सामने जाता था कि यार कुछ गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमको पता नहीं, एक तो वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको पता नहीं कि आप कस्टमर जो सामने खड़े हैं वो आपसे क्या बोल सकते हैं। गया लेकिन अब टाइम के साथ साथ, क्योंकि 1.5 साल छोटा समय नहीं होता है, बहुत लंबा समय था, 1.5 साल मैंने जब तक उसमें सर्व किया तो वो ये एक ये भय निकल गया मेरे मन से कि मेरे सामने कोई भी है मैं उनको सर्व कर सकता हूँ। जब मैं सीख रहा था, जब ये कोर्स कर रहा था, क्योंकि मैंने जिस जगह से कोर्स किया है वहाँ पे ये बहुत ही प्रोफेशनली तरीके से सिखाया जाता है। यूजुअली आप होटल मैनेजमेंट के कॉलेजेस देखेंगे तो वहाँ पे थ्योरी क्लासेस ज़्यादा होती हैं, प्रैक्टिकल बहुत कम होता है। जो IHM से या जो दूसरे कॉलेजेस से बच्चे आते हैं उनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ही कम रहता है, क्योंकि वो हर फील्ड में है। यहाँ पे मैंने पर्टिकुलरली एक ही चीज़ को 9 महीने सीखा है। जैसे एक ही, मतलब फॉर एग्जांपल जैसे पेस्ट्री है तो मैंने पेस्ट्री को 9 महीने सीखा है, ब्रेड है तो ब्रेड को मैंने 9 महीने सीखा है। तो मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा है, और जो हमारा जो भी क्लासेस होती थी वो पूरी प्रैक्टिकल थी। तो इसके कारण से हमारे जो भी आगे का जॉब प्लेसमेंट्स है या जहाँ भी हम, क्योंकि हम लोग साथ में रहते रहते मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने शुरुआत आखिरी के 3 महीने अपने एकेडमी के मैंने एंटीलिया में सर्व किया है, एंटीलिया में दिया है। एंटीलिया भी अब अगर सर अंबानी के यहाँ जा रहा है खाना तो पता होना चाहिए कि क्या जा रहा है और कैसे जाएगा। तो अब वो डर निकल गया, क्योंकि मुझे लगता है कि देश के मैंने बहुत ही बड़े बड़े दिग्गजों को मैंने सर्व किया हुआ है, तो अब वो डर निकल गया कि
ये बिगड़ जाएगा या ये ऐसा हो जाएगा। जो लोग दर्शक आपको देख रहे हैं, आप तो बहुत कम उम्र के हैं और पेरेंट्स आपको आप जैसे तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, मैं सीधी सी बात बताऊं, उनके पास कुछ भी नहीं है या एम्बिशियस नहीं है, अभी वो 10वीं 12वीं पढ़ रहे हैं तो वो ये नहीं सोच पा रहे कि मुझे करना क्या है। ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे जो पेरेंट्स हैं या बच्चे हैं? क्योंकि मैं शेड्यूल जब भी आता हूँ वापस, मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों से मिलता हूँ या बहुत सारे मेरे साथ के जो दोस्त हैं मैं उनसे मिलता हूँ। कई बार बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं और पेरेंट्स सपोर्ट नहीं मना कर देते हैं, क्योंकि ये कुछ फील्ड्स ऐसी हैं जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, ब्यूटिशियन, म्यूज़िक या फूड इंडस्ट्री, इसमें लोग जाने के लिए बहुत डरते हैं। उनको लगता है कि पैसा नहीं है। यस, पैसा हो सकता है बहुत कम हो। आज अगर मैं बात करूंगा इस फूड इंडस्ट्री में जॉब की, तो एक रेगुलर शेफ़ की सैलरी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाएंगे और बहुत अपने सारे सपने पूरे कर सकेंगे। लेकिन मेरे लिए या आने वाले समय में हर बच्चे के लिए सेल्फ सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है और उसकी खुशी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल सही है। अगर आप अंदर से खुश नहीं रहेंगे तो हो सकता है कई दोस्त हैं मेरे जो आज शेड्यूल में जिनकी दुकानें वो बहुत पैसे कमा रहे हैं, लेकिन शायद वो अंदर से सेटिस्फाई नहीं है। उनको मुझे देख के जब वो मुझे देखते हैं तो उनको लगता है कि यार हम भी कुछ कर सकते थे या हमारा भी कुछ ऐसा पैशन हो सकता था और हम अच्छा काम कर सकते थे। बहुत बड़ी बात है और वाकई है, हमारा जो खुद का सेटिस्फेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है और जो काम हमको पसंद है वो करना चाहिए और पेरेंट्स को उसमें सपोर्ट करना चाहिए। तो आप खुश हैं कि आपके पेरेंट्स आपको पूरी तरह अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं? मैं हमेशा से खुश हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे मेरे जॉइंट फैमिली है, बहुत सारे लोग हैं, 9-10 लोग हैं। तो मुझे हर पूरे 9 के 9 मेंबर्स का सपोर्ट हमेशा मिला है कि आपको जो करना है वो करें। कुछ समय पहले एक अपॉर्चुनिटी थी मुझे यूएस जाने की, जॉब ऑफर था, मैंने उसको कैंसिल कर दिया ये सोच के कि नहीं मुझे देश में रह के कुछ इस देश के लिए करना है। लेकिन उनका सपोर्ट था कि नहीं तुम जाओ, तुमको जो करना है तो एक एक्सपीरियंस लेके आओ एटलीस्ट। तो मुझे फैमिली का हमेशा से सपोर्ट था, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो या जो मेरे टीचर्स थे या जिन्होंने हमेशा मुझे सिखाया, उन्होंने हमेशा मुझे इस चीज़ पे सपोर्ट किया कि आप आगे बढ़ें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और आप फ्लफी बने रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं दर्शकों, ये द फ्लफी शेफ यानी कि जयदीप सिंह, ये शेड्यूल के ही हैं, यहीं के हैं, आप लोग के बीच बड़े बड़े हैं और आज उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। अच्छे बड़े बड़े होटल्स में काम किए हैं और अच्छे बड़े बड़े लोगों को अपने टेस्ट से बिल्कुल उनका मुंह जो है टेस्ट में भर दिया है। तो ऐसा हम भी कर सकते हैं, बस हमारे पैशन को हमारे पेरेंट्स का सहयोग मिलना चाहिए। तो पेरेंट्स से भी अनुरोध है कि अपने बच्चों के पैशन को पहचानें और अपने बच्चे को इसी तरह हंसता मुस्कुराता देखें जैसा जयदीप है। तो ऐसे मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों आपका, और हम आपसे लेते हैं इजाज़त। नमस्कार। आज मेरे साथ जुड़िए एक खास कार्यक्रम में जिसे मैं लेकर आ रहा हूँ सुबह 8:30 बजे, और आप इसे देखेंगे और शनिवार को। तो देखना न भूलिए मेरे साथ चाय पे चर्चा।